हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने पिछला लेक्चर ख़त्म किया था प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड्स के ऊपर, और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। पहले तो हमने बात पूरी समझी कि स्टैटिक्स क्या सब्जेक्ट है। स्टैटिक्स में सबसे पहले हम रॉ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, फिर उस रॉ इन्फॉर्मेशन को हम अच्छे से क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने के बाद जो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए वो हम अटेन करते हैं। कई सारी चीज़ें स्टैट में आती हैं, तो स्टेप टू स्टेप हम चलते चलते पहले हमने बात समझी थी डाटा क्या होता है। डाटा के बाद प्राइमरी डाटा क्या होता है, मतलब जो हम खुद कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डाटा मतलब जो कहीं से हमें स्टोर किया हुआ पहले से मिल जाता है। फिर हम अगले टॉपिक पे आए थे, जो हमारा अगला टॉपिक है आज का, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। मतलब मेरे को कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिली, मैंने उसको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई यानी मैंने उसको साफ सुथरा करना है, ताकि जो कोई तीसरा बंदा उस चीज़ को पढ़े उसको अच्छे से समझ आ जाए कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा की क्या डेफिनेशन है, ये हमारा नया टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा into different groups और classes based on common characteristics। यानी अगर कोई हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम अरेंज करते हैं डिफरेंट ग्रुप में या डिफरेंट क्लास में बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में 50 नए स्टूडेंट्स की एडमिशन होती है, तो मैं उनको दो कैटेगरीज में बांट देता हूँ। कुछ को बोल देता हूँ मैं मेल कैटेगरी या बॉयज़ या गर्ल्स। तो दोनों को अलग अलग कैटेगरी में मैंने बांटा। तो 50 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ली, उनमें से 30 मेल्स हैं और 20 फीमेल्स हैं। यानी मैंने डाटा को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया या क्लासीफाई कर दिया। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब भी आप किसी डाटा को अरेंज करते हो डिपेंडिंग अपॉन द, किसी ग्रुप के हिसाब से, किसी क्लास के हिसाब से, अपने हिसाब से। जैसे मैंने मेल और फीमेल के हिसाब से डाटा को अरेंज किया, तो डाटा को अरेंज करने के स्टेप को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब अगला हमारे सामने सवाल आता है पेपर में कि हमने किसी डाटा को क्लासिफाई क्यों करना है, क्या जरूरत है हमको किसी डाटा को क्लासिफाई करने की। तो हमारा हिसाब किताब अगला क्या आता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्या है हमें, पॉइंट टू पॉइंट जितना हो पाएगा उतना करेंगे। पहला, हम किसी डाटा को क्लासिफाई क्यों करते हैं, ताकि वो डाटा समझने में आसान हो जाए। तो पहला पॉइंट क्या है, टू सिंप्लीफाई द ह्यूज डाटा। अगर कोई बहुत ज्यादा हमारे पास मटेरियल है उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरीके से। सिंप्लीफाई यानी हम उसको अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, ताकि जो कोई नया बंदा उसको समझने की कोशिश कर रहा है उसको अच्छे से समझ आ जाए। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलेट कंपैरिजन। ताकि अगर किन्हीं दो चीजों के बीच में मेरे को कंपैरिजन करना हो तो मैं वो आराम से कर सकता हूं, अगर मैंने डाटा को अच्छे से क्लासिफाई कर लिया या साफ सुथरा कर लिया या अरेंज कर लिया। तो पहले क्लासिफिकेशन मतलब डाटा को अरेंज करना। क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, ताकि जो हमारा डाटा है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। सेकंड पॉइंट आपको लिखवाया, ताकि हमें कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए। आगे चलते हैं, अगला थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट क्या है, हमारा अगला चैप्टर है क्लासिफिकेशन के बाद डाटा को हम अरेंज करते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो अगर क्लासिफिकेशन की होगी तो ही हम आगे जाके डाटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो एक पॉइंट ये भी आ गया, टू प्रोवाइड बेसिस फॉर टेबुलेशन ऑफ डाटा। टेबुलेशन मतलब डाटा को हम टेबल की फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो अगर क्लासिफाई किया होगा तो ही इसको हम टेबल की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, ताकि हमें डाटा अच्छे से समझ आ जाए, तो मेक डाटा अंडरस्टैंडेबल। ताकि हमें डाटा आराम से समझ आ जाए, कोई हमें दिक्कत ना आए। तो हम आगे चलते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव्स भी समझ लिए क्लासिफिकेशन के, और क्लासिफिकेशन क्या चीज है ये भी समझ लिए। 4 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको लिखवाए, तो शायद आपने चारों उतार लिए होंगे। आगे चलते हैं। अगला मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, ये कोई टॉपिक नहीं है। अगर मैं कभी भी किसी डाटा को रिप्रेजेंट करता हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये पूरा चैप्टर हमें आगे पढ़ना है।
कभी भी किसी डाटा को मैं रिप्रेजेंट करता हूं किस किस फॉर्म में कर सकता हूं। डाटा मतलब इंफॉर्मेशन किस किस फॉर्म में हो सकती है, या तो हो सकता है डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट यानी इंग्लिश में कुछ लिखा है, या तो डाटा हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर यानी इन द फॉर्म ऑफ टेबल अरेंज किया हो, या तुमने डाटा को अरेंज किया है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो इन तीन तरीकों से हम डाटा को अरेंज कर सकते हैं। पूरा चैप्टर हमें फिर से पढ़ना है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तुम्हें एक्स्ट्रा समझा दिया। हमारा टॉपिक तो कुछ और चल रहा है, हमारा टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। ये आपको मैंने छोटा सा एक्स्ट्रा चीज बता दी। तो हम आगे चलते हैं, हम डाटा को किस तरह क्लासिफाई करते हैं। हमारा टॉपिक ही है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, और आगे जो आने वाली चीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन तो हम आराम से समझ गए, क्लासिफिकेशन मतलब अरेंज करना डाटा को। अरेंज क्यों करते हैं? ताकि डाटा पढ़ने में थोड़ा आसान हो जाए। तो इतना जहां तक पढ़ो उसका 2 लाइन में यही मिल गया। अगला वाला हिस्सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पेपर में आता भी है काफी बार। तो हेडिंग लिख लेते हैं, और ये 6 प्रिंसिपल है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जब भी हम किसी डाटा को अरेंज करते हैं या क्लासिफाई करते हैं तो हमें कुछ रूल्स को ध्यान में रखना पड़ता है इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करते टाइम। तो वो क्या क्या रूल्स हैं वो हमें याद रखने हैं। 6 रूल्स हैं या 6 प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है हमारा, इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव। फिर समझाता हूं क्या है, पहले नोट कर सकते हैं आप। EXHAUSTIV, एग्जॉस्टिव प्रिंसिपल। तो हमने समझना है एग्जॉस्टिव प्रिंसिपल का क्या मीनिंग है। एग्जॉस्टिव प्रिंसिपल का मतलब है, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हमारे पास जितना भी डाटा है वो सारा अरेंज होना चाहिए, कोई भी डाटा बचना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास में 5 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5। एक बंदे के, फर्स्ट बंदे के मार्क्स आए 5, दूसरे के 6, तीसरे के 7, चौथे के 8 और 5वें के 9। और मैं तुम्हारे डाटा को 2 फॉर्म में क्लासिफाई करता हूं। एक मैं लिख देता हूं लेस देन 6, और मैं एक लिख देता हूं मोर देन 7। 6 से छोटा कौन हो गया? ये 5, और 7 से ज्यादा कौन हो गया? 8 और 9। बच कौन गया? 6 और 7 बच गए। तो एग्जॉस्टिबल प्रिंसिपल यही बोलता है कि जब भी आप डाटा को अरेंज करो, हर आइटम अरेंज होनी चाहिए, कोई भी चीज बचनी नहीं चाहिए। तो हम डाटा को, इस वाली चीजों को कैसे अरेंज करेंगे? इस वाले को हम ऐसे कर देंगे, लेस देन और इक्वल टू 7 और मोर देन 7। ये जो 7 और 7 से बराबर हैं, 7 से छोटे और 7 के बराबर, वो सारे यहां आ जाएंगे, यानी 1 2 3। ये वाले तीनों बंदे यहां आ जाएंगे, बाकी वाले यहां आ जाएंगे, यानी कोई भी डाटा बचना नहीं चाहिए। तो एग्जॉस्टिबल प्रिंसिपल यही भी बोलता है कि जब भी आप किसी डाटा को अरेंज करो, कोई भी बंदा बचना नहीं चाहिए, सारे किसी ना किसी ग्रुप में एटलीस्ट फिक्स हो ही जाने चाहिए। तो एग्जॉस्टिबल प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसका रूल क्या है? एवरी आइटम शुड बी क्लासिफाइड। एवरी आइटम शुड बी क्लासिफाइड। तो एग्जॉस्टिबल क्या बोलता है? एग्जॉस्टिबल बोलता है कि कोई भी डाटा बचना नहीं चाहिए। जब तुम डाटा को अरेंज कर रहे हो, हर कोई आइटम किसी ना किसी क्लास में क्लासिफाई होनी चाहिए। ये नहीं आप बोल सकते कि ये चीज बच गई या ये रह गई। तो जब भी तुम डाटा को क्लासिफाई कर रहे हो तो तुमको सबको किसी ना किसी ग्रुप में डालना ही डालना है। या दूसरे तरीके से ये लिख सकते हो कि बचना कोई नहीं चाहिए। एग्जॉस्टिबल का मतलब यही है कि हर आइटम को तुम्हें किसी ना किसी ग्रुप में डालना है। या दूसरे तरीके से बोल सकते हो नो रेजिडुअल और मिसलिनियस डाटा।
मिसलेनियस डाटा, मतलब कोई इंफॉर्मेशन बचनी नहीं चाहिए। तो एग्जॉस्टिबल, यह हमारा पहला रूल जो है एग्जॉस्टिबल, ये हम समझ लिया। एग्जॉस्टिबल मतलब जब भी हम डाटा को अरेंज करते हैं तो हर आइटम, हर डाटा किसी न किसी एक क्लास के अंदर फिक्स हो जाना चाहिए। कोई भी चीज बिना अरेंज किए या बिना क्लासिफाई किए बचनी नहीं चाहिए। करेक्ट है? आई होप हम समझ गए होंगे। जैसे देखो, मैंने अपने क्लास के स्टूडेंट्स को अरेंज करना है, मैं किस तरह अरेंज करूंगा? मैं दो ग्रुप बना लूंगा। कुछ को मैं बोल दूंगा कि हाँ ये सुपर इंटेलिजेंट है, कुछ को मैं बोल दूंगा ये सुपर नालायक है। पर जो बच्चे मीडियम वाले हैं कि ना ज्यादा इंटेलिजेंट है ना ज्यादा नालायक है, मीडियम रेंज में आते हैं, तो उनको तो मैंने छोड़ दिया ना। तो एग्जॉस्टिबल का रूल क्या बोलता है कि भाई हर बंदे को आपको लेके चलना पड़ेगा। तो मैं दो ग्रुप बनाऊंगा, एक आ जाएंगे जो पास हो सकते हैं, एक आ जाएगा जो पास नहीं हो सकते। तो मैंने हर बंदे को किसी न किसी एक ग्रुप में एडजस्ट करना है, ये रूल बोलता है एग्जॉस्टिबल। करेक्ट है? आप तो समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। सेकंड वाला रूल है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पहला वाला तो हम समझ गए एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है कि हर आइटम एक ही ग्रुप में अरेंज होगी। कोई एक आइटम किसी दो ग्रुप में अरेंज नहीं हो सकती। कोई एक आइटम किसी दो जगह अरेंज नहीं हो सकती। चलो छोड़ो, हमें पहला वाला तो समझ आ गया। एग्जॉस्टिव मतलब हर आइटम को किसी ना किसी एक जगह आपको फिक्स करना ही पड़ेगा। करेक्ट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया कि एक आइटम एक ही ग्रुप में अरेंज होगी। फॉर एग्जांपल, कोई स्टूडेंट है, जैसे एक स्टूडेंट है राम, मैं राम को क्लासिफाई कर रहा हूं कि राम शरारती बच्चा है या शरीफ बच्चा है। मैं ये नहीं बोल सकता नहीं जी राम शरारती भी है, राम शरीफ भी है, राम पंगेबाज भी है। तो यानी राम को मैंने शरीफ भी बोल दिया, तेज भी बोल दिया और लड़ाकू भी बोल दिया, या ये गेम्स में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है। मैं इसको इतने ग्रुप में अरेंज नहीं कर सकता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या बोलता है कि एक बंदे को आपको किसी एक ग्रुप में ही अरेंज करना पड़ेगा। दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है सबको अरेंज करना ही करना है। करेक्ट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलता है कि एक बंदे को आपको एक ही ग्रुप में अरेंज करना है, उसको एक से ज्यादा ग्रुप में आप अरेंज मत कीजिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये बोलता है। तो इसका भी रूल लिख लेते हैं। इसका क्या रूल है? एवरी सिंगल आइटम should fall in only one class। हर आइटम एक ही क्लास में अरेंज होगी। एक आइटम को हम 2-3 क्लासेस में अरेंज नहीं कर सकते। तो होप आपको दोनों समझ आए होंगे, एग्जॉस्टिव भी समझ आया होगा और म्यूचुअली इंक्लूसिव भी समझ आया होगा। ओके, आगे चल सकते हैं। मैं पहला वाला मिटा रहा हूँ, सेकंड वाला शायद आपने उतारना होगा। थर्ड वाले रूल को हम बोलते हैं स्टेबिलिटी। थर्ड वाले रूल को हम बोलते हैं स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी वाला भी समझ लेते हैं, मुश्किल तो है नहीं। स्टेबिलिटी वाला क्या बोल रहा है कि जब आपने क्लासिफिकेशन कर रहे हो किसी चीज की, तो जो तुम प्रिंसिपल लेके चल रहे हो उसी को फॉलो करना। मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जांपल, मैं डाटा को अरेंज कर रहा हूं मेल और फीमेल के हिसाब से। तो थोड़ी देर तक मैं डाटा को अरेंज करता रहा। यहाँ पे ये कुछ बंदे मेल्स में, कुछ फीमेल्स में, कुछ मेल्स में, कुछ फीमेल्स में। उसके बाद 2-3 दिन के बाद जब मैंने अरेंजमेंट करना शुरू किया, मैंने अपना बेस बदल दिया। पहले मैं मेल फीमेल से अरेंज कर रहा था, अब मैं अरेंज कर रहा हूँ कि कितने पढ़े लिखे और कितने अनपढ़ है। तो यानी जो मैंने बेसिस लिया था अपनी क्लासिफिकेशन का, पहले मैंने मेल फीमेल के हिसाब से अरेंज कर रहा था, अब मैं किसके हिसाब से अरेंज करने लगा? पढ़े लिखे और अनपढ़ के हिसाब से। यानी शुरू में जो मैंने बेसिस लिया था अपने अरेंजमेंट का, मैंने वो बदल दिया।
तो स्टेबिलिटी बोलती है कि ये गलत है। अगर तुम मेल और फीमेल के हिसाब से डाटा को अरेंज कर रहे हो तो आगे भी वही करो। अपना जो फोकस है या अपना जो सिस्टम है वो बदल नहीं सकते। एक बार तुमने डाटा को जिस हिसाब से अरेंज करना शुरू किया उसी हिसाब से तुम उसको अरेंज करते रहो। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से क्या बोलता है, इसकी जो ऊपर चर्चा होनी है या जो बात है, जो मेन इसका पॉइंट है वो मैं लिख रहा हूं। कॉमन प्रिंसिपल शुड बी मेंटेन्ड या फॉलोड फॉर होल क्लासिफिकेशन, कि पूरी क्लासिफिकेशन के लिए सेम प्रिंसिपल को तुम फॉलो करो, बार बार अपने प्रिंसिपल को चेंज मत करो। ये हमारे 3 रूल्स हो गए क्लासिफिकेशन के, एक एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और स्टेबिलिटी। आगे चलते हैं, फोर्थ वाला सुटेबिलिटी का क्या मतलब है कि तुम एक्चुअली ये सारी चीजें तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि मेरे को किसी चीज के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, पहले मैं डाटा को इकट्ठा कर रहा हूँ, फिर इसको क्लासिफाई करूंगा, फिर अरेंज कर रहा हूँ, फिर उसका डिजायर्ड रिजल्ट निकाल रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि तुम क्लासिफिकेशन करो अपनी रिसर्च के हिसाब से, अपनी रिसर्च को ध्यान में रखो कि किस चीज के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कोरोना के पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ एड्स के पेशेंट की, टीबी के पेशेंट की, या किडनी में जिनको प्रॉब्लम है या जिनको लीवर में प्रॉब्लम है, तो यानी मेरी रिसर्च तो गलत जा रही है। सुटेबिलिटी क्या बोलती है कि जिस चीज के ऊपर तुम रिसर्च कर रहे हो उसी के हिसाब से तुम डाटा को अरेंज करो या डाटा को क्लासिफाई करो। तो यही बोल रहे हैं क्लासिफिकेशन शुड बी suitable as per the objective of research। जो तुम्हें रिसर्च करनी है, जिसके लिए तुम सारा कुछ कर रहे हो, वहां पे तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसी के हिसाब से तुम चीजों को अरेंज करो, अपने फोकस को हटने मत दो, उसी के हिसाब से तुम चीजों को मेंटेन करो। ये हमारे 4 प्रिंसिपल हैं। 5वां और लास्ट प्रिंसिपल है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। आगे इन चीजों पे क्वेश्चन भी आएंगे, आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर मैं किसी चीज को अरेंज कर रहा हूं, पहले से मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और मैं चीजों को क्लासिफाई या अरेंज कर रहा हूं और मेरे पास कोई नई इंफॉर्मेशन आ जाए, तो मेरी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि मैं नए डाटा को भी अरेंज कर पाऊँ। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को मेल और फीमेल के हिसाब से अरेंज किए, कुछ नए स्टूडेंट्स की एडमिशन हो जाती है, तो क्या मेरे को फिर से वो पेज फाड़ के फिर से क्लासिफाई करना पड़ेगा? नहीं, मैं उसी डाटा में मेल्स में जो नए और न्यू स्टूडेंट्स आएंगे बॉयज, मैं उनको मेल्स में डालूंगा, जो फीमेल्स आएंगी मैं उनको फीमेल्स वाले में डालूंगा। तो यानी मैंने डाटा को पहले से ही इस तरह क्लासिफाई किया था कि कोई नया डाटा आए तो उसको भी मैं एडजस्ट कर पाऊँ। तो फ्लेक्सिबिलिटी का यही मतलब होता है। क्लासिफिकेशन शुड बी एडजस्टेबल टू न्यू सिचुएशन या न्यू एडजस्टमेंट। कोई नई एडजस्टमेंट हो, वो अरेंज करने की मेरे पास सुटेबिलिटी होनी चाहिए, मेरे पास वो पावर होनी चाहिए, तो इसको अरेंज कर पा सकता हूँ।